ऑन हो गया बात कितना कर दिया था डेली ओरल पिल होते हैं, कुछ वीकली ओरल पिल होते हैं, कुछ मंथली ओरल पिल होते हैं, ठीक है। बट जितने भी ओरल पिल्स हैं सभी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन मेंटेन होता है कि हम जितने भी ओरल पिल्स बनाते हैं उन सभी ओरल पिल्स में मेनली प्रेजेंट क्या होता है, एक प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन, ठीक है। हाँ, दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है प्रोजेस्टेरॉन का भी ज़्यादा, किसी पिल में प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी ज़्यादा हो या किसी पिल में एस्ट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। और इसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की क्वांटिटी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, पिल को 3 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक वीकली ओरल पिल, डेली ओरल पिल और मंथली ओरल पिल। नीना चाय चाय तो आज मुझे नहीं मिली, ठीक है। तो हम लोगों ने ओरल पिल के जितने भी मैकेनिज्म थे वो सारा मैकेनिज्म देख लिया, हमें लिखना था डेटा लो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। देखो ऑल्सो called as pill method, also called as pill method, pill PILL these pills are consumed orally by mouth, orally by mouth. Pills are of three types. Pills are of three types. पहला देखो डेली ओरल पिल, डेली ओरल पिल, इसका एग्जाम्पल देखो माला एन, फिर सेकंड लिखो वीकली ओरल, इसमें एग्जांपल लिखो सहेली, सहेली का पैराशनल नेम है सेंट्रोमैन, CENTCHROMAN, सेंट्रोमैन। क्या सही सेंट्रोमैन, CENTCHROMAN, so it is consumed twice a week. It is consumed twice a week.
ठीक है। फिर अगला देखो थर्ड मंथली ओरल पिल, मंथली ओरल पिल। इसमें देखो क्विनेस्ट्रॉल, क्विनेस्ट्रॉल QUINESTROL, क्विनेस्ट्रॉल। अब अगला पॉइंट देखो all oral pills, all oral pills are made up of synthetic progesterone, made up of synthetic progesterone and synthetic estrogen and synthetic estrogen। फिर दो कॉपी बाहर एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन। ठीक है, सॉल्यूशन बाई हाँ by consumption of, इस बार खोपड़ी पीछे घुमा दूंगा, मैं 3 बार से ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। by consumption of these pills in female body, level of progesterone, level of progesterone, और बात करो level of progesterone and estrogen increases, which suppress the release of, which suppress the release of gonadotropins, suppress the release of gonadotropins। कौन से gonadotropin है? Gonadotropins such as FSH and LH। due to which ovulation is avoided, due to which ovulation is avoided and an unovulatory phase is caused and also increase level of progesterone, thickens the endometrial lining, as well as thickens the cervical mucus, which also prevents the entry of sperm into the fallopian tube and
avoided the chances of fertilization. ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये था ओरल पिल का पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, देखो मेल ओरल पिल पढ़ दिया था, मेल ओरल पिल पढ़ दिया था। फिर मेल ओरल पिल। ठीक है, तो जो मेल ओरल पिल है, ठीक है, ये पहली बार बनाया था चाइना ने। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में सभी को पता होगा। तो चाइना की किसी प्रोडक्ट की गारंटी नहीं होती, तो इस पिल की भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इस पिल ने क्या किया कि ये टेम्परेरी टाइम के लिए किसी भी मेल इंडिविजुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस को सप्रेस कर रहा था। ठीक है, बट बहुत सारे केसेस में देखा गया कि ये जो पिल है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने परमानेंट स्टेबिलिटी कॉज कर दी मेल। ठीक है, तो पता चला मेल जो पिल कंज्यूम कर रहा था ताकि स्पर्म की फॉर्मेशन ना हो और फर्टिलाइजेशन के चांसेस को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, बट ये टेम्परेरी टाइम के लिए, तो परमानेंटली अवॉइड कर जा रहा था, है ना। उस पिल का नाम था गॉसिपॉल। ठीक है, और ये बनाया गया था फ्रॉम कॉटन सीड। ठीक है, तो ये पहली बार किसने बनाया था, चाइना ने बनाया। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखो, मेल ओरल पिल, देखो मेल ओरल पिल एग्जांपल गॉसिपॉल। तो मेल ये जरूरी नहीं होता कि अगर आपको स्पर्म का प्रोडक्शन कम करना है तो कोई पिल ही कंज्यूम करो। ठीक है, आप नॉर्मली सिगरेट भी स्मोक कर सकते हो, ठीक है, अल्कोहल भी कंज्यूम कर सकते हो, या ह्यूज बल्क अमाउंट ऑफ जंक फूड कंज्यूम कर सकते हो। उससे भी स्पर्म की प्रोडक्शन में इफेक्ट होता है। ठीक है, या आप बहुत ही हाई टेम्परेचर में रह रहे हो, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, परमानेंटली गर्म पानी से नहा रहे हो, तो भी स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो सप्रेस हो जाती है। देखो, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय चाइना, फ्रॉम कॉटन सीड, ठीक है। इसमें पॉज नहीं होता, ये भी एक दिक्कत है, इसमें पॉज नहीं होता। ठीक है, तो ये था मेल ओरल पिल। अगला है डालो, कितनी बार पढ़ोगे? non-oral methods. अभी कितना नहीं है एग्जाम्पल लिखने लगे। सेकेंड non-oral methods.
DMPA, डिपोट मेट्रॉक्सिल प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट। ठीक है, इस इंजेक्शन में प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसका कॉमन नेम है डेपो-प्रोवेरा। ठीक है, तो ये जनरली ये इंजेक्शन आप मेल्स को भी दे सकते हो। तो अगर मेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो सप्रेस इसको करेगा टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, और अगर टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो रहा है तो स्पर्म की फॉर्मेशन जो है, ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा और स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बहुत ही आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेल को बस ये इंजेक्शन ठोकते जा रहे हो, है ना, पता चला फीमेल कैरेक्टर ही डेवलप हो गया, है ना, इतने प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी में। तो ये ध्यान में रखना। नॉर्मल एग्जाम्पल है DMPA, डिपोट मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट, ठीक है, डेपो-प्रोवेरा लिख लो, जितना भी होता है। हाँ, एग्जाम्पल DMPA, इट इज एन इंजेक्शन, दी इंजेक्शन डेपो-प्रोवेरा, PROVERA, डेपो-प्रोवेरा, इट इज एन इंजेक्शन। इंजेक्शन कभी भी फेल नहीं होता। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपने किसी पर्सन को इंजेक्शन दिया होगा और वो इंजेक्शन फेल हो जाए, इसके बहुत ही कम चांस, 0.001% चांस होते हैं। ठीक है, अगर आप एक सिंगल इंजेक्शन की ब्लाइंड इंजेक्शन भी अगर आप किसी को पिन कर दोगे, है ना, वो भी उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है।
ब्लैंक इंडस्ट्री ना, ब्लैंक इंडस्ट्री का मतलब है उसमें हवा है, ठीक है। और अगर हवा आपने फिल्टर कर दिया, वेन्स में एंट्री करा दी है ना ब्लड में, ठीक है, तो 1 सेकेंड के लिए वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा हार्ट में, और अगर हार्ट में वैक्यूम क्रिएट हुआ तो हार्ट मसल्स डैमेज, एंड डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स लीड्स टू हार्ट अटैक, एंड हार्ट अटैक लीड्स टू आईसीयू। इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंचोगे, ठीक है। अगला मेथड है नॉर प्लांट्स और इम्प्लांट्स, ठीक है। देखो ये क्या है ना, ये सभी ने माचिस देखी हुई है, माचिस, यस सर, ये माचिस ऐसे मूवी भी है माचिस, जिसने अगर गाना सुना हो वो छप्पा छप्पा चरखा चले, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो माचिस सभी ने देखा है ना, तो जो माचिस के स्टिक की जो साइज होती है ना, उसी साइज के 6 स्टिक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो स्टिक्स के टॉप पे, एंड पे हम हार्मोन फिल अप करते हैं, लेमोनोजेस्ट्रॉन, ठीक है। इट इज अ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, पेन सेटल है मैच साइज, ठीक है। ये डिवाइसेस होते हैं और हमेशा 6 में होते हैं, ठीक है। हम 6 नंबर 6 नंबर में ही रखते हैं, ठीक है। तो हम जनरली क्या करते हैं, इनकी जो एंड होती है प्रोडक्ट होता है फ्रॉम सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, दैट इज लेमोनोजेस्ट्रॉन, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, किसी भी फीमेल के अपर हैंड में, ठीक है, किसी भी फीमेल के अपर हैंड में हम सबक्यूटेनियस का मतलब सबक्यूटेनियस का मतलब ये जो स्किन है ना, ये ऊपर वाली, ठीक है, इसके जस्ट नीचे, ठीक है। हम क्या करते हैं कि किसी भी फीमेल के अपर हैंड में हम क्या करेंगे, कोई भी इंसर्शन करेंगे निडल से, ठीक है। हम इंसर्शन करने के बाद हम 6 मैच स्टिक को, ठीक है, इन स्किन के नीचे, इन स्किन के अंदर, ठीक है, इसमें इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक है। और वो इंसर्शन कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि वो आपको नॉर्मली दिख भी सकता है, ठीक है। आपको नॉर्मली वेन्स की तरह दिखेगा, जिस तरह में वेन्स दिखती है ना हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में, ठीक है, उसी तरह वो ये डिवाइसेस भी दिख जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं डिवाइसेस को हम इम्प्लांट्स बोलते हैं, मतलब कि जो इम्प्लांटेशन आप कर रहे हो इन मैस्टिक साइज डिवाइसेस का बिलो द सबक्यूटेनियस, इन द सबक्यूटेनियस, ठीक है, इन अपर हैंड ऑफ फीमेल, ठीक है। अब ये जितने भी अभी तक मेथड हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये उन सभी मेथड में से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और ये इफेक्टिव अप टू 5 इयर्स तक रह सकता है, 5 सालों तक ये इफेक्टिव रह सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इसकी अच्छी बात है दैट इट इज रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब है कि ये क्या है, ये पहले मेथड ही तो है, मतलब कि एक मेथड ही तो है जिसके थ्रू फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करेगी, ठीक है। तो बाई चांस उसने क्या किया था, इम्प्लांट्स करवाए थे, ठीक है, लेमोनोजेस्ट्रॉन के, ठीक है। अब क्या हुआ, 5 साल से पहले उसका मूड चेंज हो गया और उसे प्रेगनेंसी चाहिए, ठीक है। तो वो इन इम्प्लांट्स को, वो इन डिवाइसेस को फिर से इंसर्शन के थ्रू इन इम्प्लांट्स को बाहर निकाल सकती है, ठीक है। अब जैसे ये इम्प्लांट्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है, फिर बॉडी में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी कि इन इम्प्लांट्स की वजह से जो फीमेल का उसका नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, वो थोड़ा सा इर्रेगुलर हो जाए, ठीक है। डिस्टर्बेंस की बात नहीं बोली, मैंने बोला इर्रेगुलर हो जाए। इर्रेगुलर का मतलब है हो सकता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 की जगह 29 डेज का हो जाए या 27-26 डेज का हो जाए, ठीक है। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर रहेंगे इन कंपेयर टू दैट नेचुरल साइकिल,
मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है ना कि ऐसा कभी नहीं होगा कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। सिर्फ डेट वेरी हो सकते हैं, ठीक है, उनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो वेरी हो सकता है, जिसे हम इरेगुलरिटी बोल रहे हैं, इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो हो सकता है इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा इरेगुलर रहे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ ये ओव्यूलेशन नहीं करवाएगा, ये ओव्यूलेशन प्रमोट करेगा, ठीक है, इट कैन प्रमोट ओव्यूलेशन, ठीक है। बट जैसा कि इसमें है क्या, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम ही क्या है कि वो यूट्रस में थिकनिंग को इंक्रीज करेगा, ठीक है, और साथ में इंक्रीज करेगा थिकनिंग इन सर्वाइकल म्यूकोसा, ठीक है। तो दोनों ही जगह क्या हो जाएंगे कि थिकनिंग ज्यादा होने की वजह से स्पर्म की एंट्री फैलोपियन ट्यूब तक नहीं होगी, ठीक है। और अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हो रही है तो प्रेगनेंसी अवॉइडेड है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर सकता है बट ये ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फीमेल की बॉडी में अनओव्यूलेटरी या एनओव्यूलेटरी फेज चल रहा हो, ठीक है। तो ये ओव्यूलेशन को प्रमोट करेगा बट ये क्या करेगा, थिकनिंग करवा देगा इन यूट्रस एंड सर्वाइकल म्यूकोसा, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री फीमेल बॉडी फैलोपियन ट्यूब तक नहीं होगी और प्रेगनेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, अवॉइड हो जाएगी, ठीक। बाकी तो सारी बातें हम जानते ही हैं कि जो एरिया ओवम है वो 48 आवर्स के बाद क्या हो जाएगा, वो भी रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही नॉर्मल मेंसेस चलते हैं वैसे ही नॉर्मल मेंसेस इस कंडीशन में भी चलती है, ठीक है। ऐसा तो ये था नॉन प्लांट्स या इम्प्लांट्स, देखो नॉन प्लांट्स और इम्प्लांट्स। It is 6 in number, 6 in number, mastic size devices. Mastic size devices, ठीक है, which is filled with levonorgestrel, levonorgestrel. अच्छा लिटर बोले बाद में नहीं लिखा है, लेवोनोजेस्ट्रॉन, डायरेक्ट तो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, which are implanted in subcutaneous region, in upper arm of female, upper arm of female, ठीक है। अच्छा, इनका जो इंसर्शन हो रहा है ना, इनका जो इंसर्शन हो रहा है, ठीक है, वो भी अम्ब्रेला शेप में ही होगा, ठीक है। अम्ब्रेला शेप का मतलब है कि अम्ब्रेला शेप का मतलब है कि जो इम्प्लांट्स आप कर रहे हो, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। मतलब कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही है फ्रॉम अ पॉइंट, जैसे में बात होगी है ना, अगर किसी पॉइंट से रेज जो है वो एमिट हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होती है, डाइवर्ज होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो इम्प्लांट्स है, ठीक है, ये किसी एक कॉमन पॉइंट की तरफ एमिट हो रहे होंगे, ठीक है, बाकी सारे डाइवर्ज फॉर्म में होंगे, उसे हम बोलते हैं अम्ब्रेला शेप। तो जो इम्प्लांट्स किया जाता है इन डिवाइसेस का, ठीक है, वो अम्ब्रेला शेप में ही होता है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि जो इम्प्लांटेशन होनी है वो सिर्फ इसी रीजन में हो, ठीक है, वो इधर भी हो सकता है और वो अपने बाइसेप्स या ट्राइसेप्स में भी हो सकता है, अपने मतलब फीमेल, ठीक है। दूसरा अपने भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या देखा था,
बोल तक नहीं पा रहा। It is inserted via via a insertion in an umbrella string. Okay. So it is effective for 5 years. It is effective for 5 years and is reversible. Okay. Full stop. Female, if wants to have pregnancy before 5 years, these devices can be removed again through a insertion. तो सारे मेथड जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब हेडिंग डालो MTP। तो MTP को क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये बताया था ना थोड़ा पहले। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई फीमेल जो है, ठीक है, अगर कोई फीमेल जो है वो एबॉर्शन करवा रही है, ठीक है, कब? अप टू द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस 12 वीक तक, ठीक है, एबॉर्शन करवाना किसी भी फीमेल बॉडी के लिए उसकी सेफ साइड में होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब MTP जो है ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ठीक है, मतलब कि ये स्टार्ट गवर्नमेंट ने किया था और ये जो है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में इस मेथड को अडॉप्ट किया, ठीक है, और बोला था कि कोई भी फीमेल जो है वो 12 वीक तक, ठीक है, प्रॉपरली एबॉर्शन करवा सकती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशन रखी। कुछ कंडीशन का मतलब कि जैसे क्या हो कि अगर चाइल्ड की वजह से, अगर फीटस की वजह से किसी फीमेल बॉडी में, ठीक है, कोई डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई डिफेक्ट का मतलब है कि चाइल्ड की वजह से फीमेल बॉडी को डेंजर है, ठीक है, तो उस केस में वो एबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। या
जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कोई एनोमली है, उसमें कोई जेनेटिकल डिफेक्ट है, ठीक है, तो उस जेनेटिकल डिफेक्ट के केस में भी फीमेल एबॉर्शन करवा सकती है, ठीक है, या उस फीमेल जो है वो उसके पास 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं ऑलरेडी, ठीक है, और वो और प्रेगनेंसी नहीं चाहती है, मतलब कि वो और बर्थ नहीं देना चाहती, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी वो एबॉर्शन करवा सकती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस गवर्नमेंट ने रखी, ठीक है, बट क्या हुआ कि एमटीपी अगर टर्मिनेशन के टाइम पे मतलब कि हमें ये पता चल जाता है कि जो डेवलपिंग फीटस है, ठीक है, वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो इस केस से क्या हुआ कि ये जो फीमेल के चांसेस थे, ठीक है, इसने फीमेल फीटिसाइड को प्रमोट कर दिया, ठीक है, आया समझ? तो ये था एमटीपी। एमटीपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और 12 वीक तक, ठीक है, अबॉर्शन करवाना ये किसी भी फीमेल बॉडी के लिए स्पेसिफिक साइड में होता है, ठीक है, और कुछ कंडीशन जिसकी वजह से एमटीपी जो है वो प्रमोट किया जाता है, ठीक है, लेकिन हमेशा ये जो है, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ डेवलपिंग फीटस, ठीक है, ये हमेशा ही एमटीपी की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस, ठीक है, ये जैसे कि एमटीपी में मतलब कि क्या था, किसी फीमेल बॉडी में फीटस का डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, तो हमें ये जानना था फीमेल या उनके इसके पेरेंट्स को ये जानना था कि जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है वो नॉर्मल डेवलपमेंट है या कोई डिफेक्टिव डेवलपमेंट है, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या करना है, टेस्ट करवाया, ठीक है, तो फीटस के बारे में हम उसके एमनियोटिक फ्लूइड से बहुत ही आसानी से उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया कि फीमेल के यूट्रस से, ठीक है, हमने एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, अब उस एमनियोटिक फ्लूइड में फीटस के क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो अगर कोई जेनेटिकल डिफेक्ट फीटस की बॉडी में हो रही हो या कोई जेनेटिकल डिफेक्ट जो है वो फीटस में डेवलप कर रहा होगा, तो हमें उस क्रोमोसोम के थ्रू बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है या जो बेबी की बर्थ होने वाली है, ठीक है, वो अपने नॉर्मल डेवलपमेंट में हो रहा है या फिर किसी डिफेक्टिव ग्रोथ की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो ये जो हमने एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया और एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट क्रोमोसोम की जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ एमनियोसिंथेसिस में आता है, ठीक है, अच्छा, इसी एमनियोटिक फ्लूइड से जो हमें ये बता रहा है कि उसमें प्रेजेंट कोई क्रोमोसोम वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट है या किसी डिफेक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक है, वही क्रोमोसोम हमें ये भी बता देगा कि जो फीटस का डेवलपमेंट मदर बॉडी में हो रहा है, ठीक है, वो फीटस मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो जनरली सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो एमनियोसिंथेसिस की हेल्प से होता है, ठीक है, और जनरली सेक्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम हमें कहाँ से मिलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट इंजेक्शन जो है वो फीटस में ठोक दिया है ना, वहाँ से कुछ निकाल रहे हैं उसका ब्लड सेल है ना, तो ऐसा नहीं करना है, वो तो बेचारा भी पैदा भी नहीं हो है ना, उसको क्यों डेंजर में डाल रहे हैं, ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, हम एमनियोटिक फ्लूइड से एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हर 3 to 4 आवर्स में अपने आप को रिप्लेस करता रहता है, ठीक है, क्योंकि जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा था तो 3rd to 4th मंथ में फीटस जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है, और पूरे ही डेवलपमेंट के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड का एक प्रॉपर कंसंट्रेशन प्रेजेंट होना पूरे ही एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मेजर वही है, एमनियोटिक फ्लूइड ही है जो उस डेवलपिंग फीटस को किसी भी शॉक या किसी भी जर्म से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है, तो अगर आपने पूरा अपना एमनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर लिया तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक है और उस एमनियोटिक फ्लूइड से सेक्स को डिटरमाइन करने की टेक्निक है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में हमने क्या किया कि एमनियोसिंथेसिस को जनरली प्रपोज इसलिए किया गया था ताकि हम एमनियोटिक फ्लूइड से किसी
भी डेवलपिंग फील्ड ऑफ ह्यूमन के, चाहे नॉर्मल कंडीशन में चाहे किसी डिफेक्टिव कंडीशन में, ठीक है, हम उसकी स्टडी कर सकें, ठीक है, कि जो बेबी की बर्थ होने वाली है वो नॉर्मल बर्थ होने वाली है, कोई डिफेक्टिव बर्थ होने वाली है, ठीक है, बट हमें उसी कंडीशन में सेक्स भी तो डिटरमाइन हो जा रहा था, सेक्स भी तो पता चल जा रहा था वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कल्चर, ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशन अपनी इंडिया में प्रेजेंट है, अपनी कंट्री में प्रेजेंट है, ठीक है, जो क्या करते हैं जहाँ पे फीमेल फीटिसाइड प्रमोट किया जाता है, ठीक है, तो लोग क्या करने लगे, ऐसे सेक्स को डिटरमाइन करवाते थे, ठीक है, और अगर वो फीमेल चाइल्ड होती थी तो प्रेशर की वजह से फीमेल माइट हैव बीन अंडरगॉन एबॉर्शन और मिसकैरेज, ठीक है। तो इस फीमेल फीटिसाइड के प्रमोशन की वजह से एम्ब्रियोसिंथेसिस जो है ये प्रॉपर्ली बैंड है, ठीक है। हाँ, बट हम इसको कर सकते हैं, है ना, कर कब सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में फीमेल फीटिसाइड को प्रमोट करने के लिए नहीं किया गया, ठीक है, ये जो इसके लिए किया गया था बेबी के बर्थ की प्रॉपर स्टडी करने के लिए कि वो नॉर्मल बेबी है या फिर कोई डिफेक्टिव बेबी है। चलो गस तो हंसते ही रहते valid reason they have right to smile. और हमारी स्माइल को तो कोई पूछता है गर्ल से बात स्माइल करो पूरी दुनिया फिदा हो जाती है। क्वेश्चन आए हुए हैं, एमसीक्यू से कमी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो हेडर एमसीक्यू मेडिकल कम्युनिकेशन और प्रेगनेंसी, इट इज क्या बोला, इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव adopted by Indian government, क्या हुआ, हाँ, initiative INITIVE initiative इसका प्रोग्राम बोलते हैं, उसे initiative adopted by Indian government in 1971। हमें से कोई भी नहीं हुआ, termination of pregnancy, termination of वो मूवी देखी ना टर्मिनेटर, तो लास्ट में OR की जगह ION ऐड कर दो। 1970 टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 12 weeks is called MTT, is called MTT। This one, it was adopted to perform under several conditions, such as
पहले कंडीशन को if female body is in danger, female body is in danger due to developing fetus, due to developing fully strong. Second condition, if fetus have any deformity, डिफॉर्मिटी का मतलब कोई भी एनॉमली हो सकता है, ठीक है। एनॉमली का मतलब है जैसे कि जरूरी नहीं है कि जो डेवलपिंग fetus का डेवलपमेंट हो रहा है ना, थप्पड़ मार दोबारा सारे काफी परमानेंटली गायब हो जाएंगे। तो जो डेवलपिंग fetus है ना, जरूरी नहीं है कि वो उसके पास 2 ही पैर हो सकता है 3 पैर हो, है ना, एक ही हाथ हो जाए, एक ही हाथ रह जाए, ठीक है। और आपको एक हाथ वाला बच्चा नहीं चाहिए, है ना, नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मिटी और एनी एनॉमली, ठीक है। और एनी जेनेटिक या एनी जेनेटिक डिफेक्ट, ठीक है। पहली कंडीशन को इफ फीमेल ऑलरेडी हैव 2 or 3 children, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 और 3 चिल्ड्रन वाली कंडीशन है, इसको एडॉप्ट क्यों किया जा रहा है? हाँ, टू कंट्रोल पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। सारे मेथड का मेजर मोटिव यही था कि फैमिली प्लानिंग करनी है ना। V2 हम दो हमारे बच्चे 2 ही बच्चे, लेकिन बहुत डिफरेंस होता है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। तो ये जो है हम जनरली क्या करते हैं, ये लीगल प्रोसीजर है, ठीक है। कि अगर कोई फीमेल जो है उसके पास ऑलरेडी 2 से 3 बच्चे हैं और वो एबॉर्शन करवाना चाहते हैं, देन शी कैन अंडरगो टर्मिनेशन, ठीक है। उसके लिए उसे किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को कोई भी मतलब सफाई नहीं देनी होगी। जैसे कि अगर हम 12 वीक के बाद की बात करें, है ना, मतलब कि अब क्या हो गया है, 5th मंथ चल रहा है, 5th मंथ चल रहा है। 12 वीक्स मतलब कितने महीने, एक महीने में कितने हफ्ते? हाँ, 3। और हमने देखा था कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक सारे ही मेजर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो चुकी होती है ना। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हेयर्स और आईलिड्स और आईलैशेस वगैरह बन चुके हैं, आंखें खुल चुकी है ना। बच्चे भी आगे क्लियर कर देखो, किसी आगे नहीं अब सोते पड़ेगा। हाँ, तो 3rd मंथ के एंड तक जो है, ठीक है, फीटस का प्रॉपर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि अब उसमें क्या है कि मूवमेंट हो रही होगी, उसकी बॉडी में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। और अगर किसी बॉडी में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसे लिविंग कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर कोई फीमेल एबॉर्शन करवाना चाहती है तो उसके लिए बहुत सारी प्रोसीजर होती है। पहले उसको अपने हस्बैंड से बात करनी है, घर वालों से बात करनी है, हाँ। ये वो वाला केस है जब शादी हो चुकी है, दिमाग चला है ना। अगर हस्बैंड है तो बात करनी तो ये वाली फैमिली प्लानिंग की वजह से
इसको वैलिड रीजन माना गया है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद भी फीमेल जो है वो अबॉर्शन शी डज नॉट वांट टू अंडरगो टर्मिनेशन, ठीक है, तो वो लीगली है, वो भी लीगल है। ऐसा कोई फोर्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ 2 बच्चे हो गए अब आपको अबॉर्शन करा लेना चाहिए, जाओ और जाओ, मतलब कि परमानेंट टर्मिनेशन की तरफ चले जाना चाहिए, ठीक है। देखो पहला कंडीशन को टू स्टडी the genetic history, to study the genetic history of fetus, ठीक है। जेनेटिक हिस्ट्री का मतलब है ना, जैसे कि ये पता होना चाहिए कि जो fetus की बर्थ होने वाली है, ठीक है, वो एक्चुअली में उन्हीं पेरेंट्स को बिलोंग करता है, उन्हीं का क्या बोलेंगे, हाँ मतलब उन्हीं का है। तो ऐसे में अगर किसी पेरेंट्स को मतलब किसी पार्टनर को अगर अपने दूसरे पार्टनर पे तो they can perform this technique, तो वो हमारे पास एक जेनेटिक प्रूफ होता है, जेनेटिक आधार कार्ड होता है that determines that every individual belongs, every offspring having belong to their parent, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन अलग हो, एम्नियोफिंटेसिस, एम्नियोफिंटेसिस ये ना, हाँ अलग है एम्नियोफिंटेसिस, AMNIOCENTESIS, This technique was generally adopted to पहला पॉइंट determining the sex of fetus, second genetic disease, but this technique was illegally performed and illegally performed, which promoted female feticide, due to which this technique is banned. Banned B811 this technique is ठीक है। हेलो, जो हमने फैमिली प्लानिंग के 2 मेथड देखे हैं, ठीक है, एक तो स्पेसिंग और रिदम मेथड था, ठीक है, दूसरा कौन सा मेथड था, जब मेथड पढ़ रहे थे तो देखा था फैमिली प्लानिंग के लिए
रिदम मेथड और दूसरा रिदम मेथड का एक टाइप है परमानेंट मेथड, है ना। कितने लोग को मिल ही नहीं रहा लिखा वहाँ होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जहाँ हेडेड डाला वो भी नहीं मिल रहा। दो सेकेंड है परमानेंट मेथड, देखो परमानेंट मेथड, हाँ एंड ऑफ सेकेंड परमानेंट मेथड। दो टाइप के, एक वैसेक्टॉमी और दूसरा ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। तो हम याद रख सकते हैं टॉमी का मतलब सर्जरी ही होता है, कोई भी टॉमी, ठीक है। मेडिकल ऐसा टॉपिक होता नहीं है, ठीक है। तो टॉमी का मतलब सर्जरी, ठीक है। तो अगर हम सर्जरी करें किसमें, वैसा डिफरेंशिया, और वैसा डिफरेंशिया प्रेजेंट इसमें मेल, ठीक है। तो हम मेल में जनरली क्या करते हैं कि उसके वैसा डिफरेंशियल को कट करके टाइट कर देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से स्पर्म और सीमेन जो, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूब का मतलब फैलोपियन ट्यूब, क्या होगा, तो ऐसे किसी मेट्रो वाले सामने ना ऐसे ऐसे चेस्ट पे हाथ नहीं रखते, हमारा डायरेक्ट हार्ट अटैक पे ही ना हो जाता है ना। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम फैलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। तो हाँ, ये जनरली क्या है कि दोनों ही मेथड रिवर्सिबल है, ठीक है, बट ये इनइफेक्टिव है इन केस ऑफ ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। रिवर्सिबल मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है इन केस ऑफ वैसेक्टॉमी, ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये परमानेंट, परमानेंट में पहला तो वैसेक्टॉमी, परफॉर्म इन मेल बॉडी, कुछ नहीं भी हो जाते, परफॉर्म किसमें हो रहा होता है, परफॉर्म इन वैसा डिफरेंशिया आर कट एंड टाइड ऑफ, आर कट एंड टाइड, TIED है, TIDE नहीं है, टाइड फर्क है, टाइड का मतलब बांधना, धागे से नहीं बांधते, उससे आपस में बांधते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अच्छा जो वैसा डिफरेंशिया कितना ही नंबर है, नंबर ऑफ वैसा डिफरेंशिया विक्ट्री 2 इन नंबर है ना, इन पेयर फॉर्म। तो हमें दोनों वैसा डिफरेंशिया कट करना है, यानी कि एक ही कट किया कोई फायदा नहीं है, ठीक है, एक ही कट करने का, तो आपको दोनों कट करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो जनरली हम ये बहुत ही ये प्रोसीजर जो है ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, स्क्रोटम में इंसिजन करके वैसा डिफरेंशिया को कट करना है,
ठीक है। लेकिन ये बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है, ऐसा ना हो कि आपने वैसा डिफरेंशियल की जगह कोई और नली काट दी, है ना। ऐसा हो सकता है अगर किसी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप नहीं गए और उससे आपने बोला कि ये वैसे कम में परफॉर्म कर रहा हो, है ना, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं, है ना, कि वैसा डिफरेंशियल की तरह रिटेटेशन कट जाए या ट्यूबुलर रेक्टी कट जाए। तो ये जितने भी मेथड हैं या जितनी भी सर्जरी होनी है विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, चाहे वो मेल डॉक्टर, चाहे वो मेल बॉडी का हो चाहे फीमेल बॉडी का हो, एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो वो मेल या जो फीमेल है वो परमानेंट स्टेरॉइड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं। Performed in females where fallopian tubes are cut and ligated। अच्छा, यहाँ भी दोनों fallopian tube को कट करना है, fallopian tubes are cut and ligated। लाइगेटेड और टाइड कुछ भी तो ये चैप्टर 90% खत्म हो चुका है, सिर्फ 10% बचा हुआ है। तो कब खत्म हो जाएगा? हफ्ते बोल देता हूँ। और फिर उसके बाद स्टार्ट होना है जेनेटिक्स। सिर्फ +2 का ही नहीं बल्कि पूरे मेडिकल एग्जाम होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम जेनेटिक्स स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। बिल्कुल 10% बचाओ, फिर 10 मिनट टाइम, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। घंटा हो गया।